India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज और आप देख रहे हैं कोर्ट्स राउंड अप। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे तक हम आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ अप टू डेट करवाएंगे। सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट्स तक के फैसलों को आपके सामने रखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं कोर्ट्स राउंड अप। India Legal presents Courts Roundup. सुप्रीम कोर्ट ने ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन या AIFF के संविधान के मसौदे की मंजूरी को लेकर के इसे ग्रांट कर दिया है और फेडरेशन की तरफ से अब यह साफ कर दिया गया है कि AIFF की कार्यकारी समिति में 14 सदस्य होंगे, जिनमें एक अध्यक्ष, 2 उपाध्यक्ष, जिनमें एक पुरुष और एक महिला, एक कोषाध्यक्ष और 10 अन्य सदस्य शामिल हैं। इन 10 सदस्यों के में से 5 पूर्व खिलाड़ी होंगे और सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि उसे उम्मीद है कि नया संविधान भारतीय फुटबॉल में एक नए युग की शुरुआत करेगा। उन्होंने कहा है कि वर्तमान कार्यकारी समिति अपना कार्यकाल पूरा करेगी। तो यह खबर आपको बता रहे हैं, जहां सुप्रीम कोर्ट ने वर्तमान कार्यकारी समिति को पूरा करने के लिए बात कही है कि AIFF के संविधान को मंजूरी दे दी गई है और ऐसे में यह एक बड़ा फैसला माना जा सकता है, माना जा भी रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने इन बातों को कहा है और इससे अब यह मार्ग लगभग प्रशस्त भी हो चुका है। नए संविधान में कुछ मुख्य बातें भी निकलकर सामने आई हैं, जहां कार्यकारी समिति की संरचना के बारे में बताया गया है। पदाधिकारियों के लिए अधिकतम 12 वर्षों की सेवा अवधि भी निर्धारित की गई है, जिसमें लगातार 2 4 वर्षीय कार्यकाल शामिल हैं। इसके बाद 4 साल का कूलिंग ऑफ पीरियड होगा। कोई भी पदाधिकारी 70 वर्ष की आयु के बाद सदस्य नहीं रह सकता, ये भी अहम हाईलाइट है। इसके साथ ही अविश्वास प्रस्ताव के बारे में भी बताया गया है, जहां नए संविधान में पदाधिकारियों को हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव का प्रावधान शामिल किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उसे उम्मीद है कि नया संविधान भारतीय फुटबॉल में एक नए युग की शुरुआत करेगा और इस खेल को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। कोर्ट ने यह भी कहा है कि वर्तमान कार्यकारी समिति अपना कार्यकाल पूरा करेगी, क्योंकि केवल 1 वर्ष शेष है, इसलिए फिलहाल नई चुनावों की आवश्यकता नहीं है। AIFF सचिव महासचिव M सत्यनारायण ने कहा है कि भारतीय फुटबॉल की जीत हुई है। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से स्पष्टता और स्थिरता आई है। अब हम शासन सुधारों और विकास पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। दो 2020 के दिल्ली दंगा मामले में आरोपी शर्जील इमाम, उमर खालिद, मिरान हैदर, गुलफिशा फातिमा और शिफा उर रहमान की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 22 सितंबर को सुनवाई करेगा। इन सभी पर फरवरी 2020 में उत्तरी पूर्वी दिल्ली में हुई हिंसा की साजिश रचने का आरोप है। इस दंगे में 53 लोगों की जान चली गई थी और 700 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। जस्टिस अरविंद कुमार की बेंच में शर्जील इमाम, उमर खालिद, मिरान हैदर, गुलफिशा फातिमा और शिफा उर रहमान की ओर से पेश वकील की मांग पर कोर्ट ने सुनवाई की अगली तारीख तय कर दी है। दरअसल UAPA के तहत दंगों की बड़ी साजिश के मामले में जमानत देने से इनकार के दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। इस मामले में जस्टिस मनमोहन ने खुद को मामले से अलग कर लिया है, क्योंकि उन्होंने अपने वकालत करियर की शुरुआत कपिल सिब्बल के जूनियर के तौर पर की थी। इसके बाद अदालत ने सुनवाई स्थगित कर दी। यह दूसरी बार है जब सुनवाई टली है।
12 सितंबर को भी जस्टिस अरविंद कुमार की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा था कि केस से जुड़े भारी भरकम रिकॉर्ड आधी रात के बाद ही उन्हें सौंपे गए, इसलिए उन्हें पढ़ने का समय नहीं मिला। इस मामले के आरोपी उमर खालिद, शर्जिल इमाम, मिरान हैदर और गुलफिशा फातिमा पर यूएपीए के तहत गंभीर आरोप लगाए गए हैं। यह एक सख्त कानून है जिसमें जमानत मिलना काफ़ी मुश्किल होता है। इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट भी इन सभी की जमानत याचिकाओं को खारिज कर चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम आदेश में 17 राज्यों और 7 केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया है कि वे आनंद विवाह अधिनियम 1909 के तहत सिख विवाहों के पंजीकरण के लिए नियम 4 माह में बनाएं। कोर्ट ने कहा है कि नियम न बनाने से सिख नागरिकों के साथ असमान व्यवहार हो रहा है और यह समानता के अधिकार का उल्लंघन है। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने कहा कि जब कानून आनंद कारज को मान्यता देता है तो पंजीकरण की व्यवस्था भी होनी चाहिए। जब तक राज्य अपने नियम नहीं बनाते तब तक सभी आनंद कारज विवाह मौजूदा सामान्य विवाह कानूनों के तहत दर्ज किए जाएं और अगर पक्षकार चाहें तो प्रमाण पत्र में आनंद कारज का उल्लेख भी किया जाए। याचिका अमनजोत सिंह चड्ढा ने दायर की थी, जिसमें बताया गया है कि कई राज्यों ने नियम नहीं बनाए हैं, जिससे अलग अलग राज्यों में सिख दंपतियों को प्रमाण पत्र पाने में भेदभाव का सामना करना पड़ता है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि 2012 में धारा 6 जोड़ने के बाद राज्यों पर यह कानूनी बाध्यता है कि वे पंजीकरण की व्यवस्था करें। कोर्ट ने कहा कि विवाह मान्य नहीं होगा, लेकिन प्रमाण पत्र, उत्तराधिकार, गुजारा भत्ता, बीमा, संपत्ति और पारिवारिक अधिकारियों के लिए यह बेहद ज़रूरी है। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा है कि हर राज्य और यूनियन टेरिटरी 2 माह में सचिव स्तर के नोडल अधिकारी नियुक्त करें जो निगरानी और शिकायत निवारण देखें। केंद्र सरकार मॉडल नियम तैयार कर राज्यों को उपलब्ध कराए और 6 माह में समेकित रिपोर्ट कोर्ट और अपनी वेबसाइट पर डाले। किसी भी आवेदन को सिर्फ इस आधार पर अस्वीकार न किया जाए कि नियम अभी नहीं बने हैं। कोर्ट ने कहा है कि पंजीकरण से इनकार किया गया तो लिखित कारण देना होगा और वह कानूनी चुनौती के योग्य होगा। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि क्या वह समयोजित सकल राजस्व या एजीआर बकाया के मुद्दे पर वोडाफोन इंडिया द्वारा दायर नई याचिका पर विचार कर सकता है, जबकि कोर्ट ने अपने पिछले आदेश को नज़रअंदाज कर दिया था, जिसमें कंपनी द्वारा इसी मुद्दे पर दायर पिछली याचिका को खारिज कर दिया गया था। चीफ जस्टिस BR गवई, जस्टिस के विनोद चंद्रन और जस्टिस NV अंजारिया की पीठ वोडाफोन इंडिया द्वारा दायर रिट याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें दूरसंचार विभाग द्वारा 2016-17 की अवधि के एजीआर बकाया के लिए अतिरिक्त मांग को चुनौती दी गई थी। मई में जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस R महादेवन की खंडपीठ ने वोडाफोन और 2 अन्य कंपनियों द्वारा दायर रिट याचिकाओं को खारिज कर दिया गया था। जस्टिस पारदीवाला की अध्यक्षता वाली पीठ ने एजीआर मुकदमे के निपटारे और सुधारात्मक याचिकाओं के खारिज होने के बावजूद याचिका दायर करने के लिए कंपनी के खिलाफ तीखी टिप्पणी की थी। चीफ जस्टिस गवई ने कहा, दूसरी पीठ द्वारा पारित पिछला आदेश हम नहीं चाहते, हमने वह आदेश देखा है। वोडाफोन की ओर से सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने संयुक्त रूप से जवाब दिया कि पहले मामले के खारिज होने के बाद से तथ्य और परिस्थितियां बदल गई हैं। चीफ जस्टिस ने कहा, उन 4 याचिकाओं में पारित आदेश के साथ कार्यवाही को कुछ अंतिम रूप दिया जाना चाहिए। सॉलिसिटर जनरल ने जवाब दिया, परिस्थितियां बदल गईं। इसके बाद रोहतगी ने आगे कहा, जिस बात ने मुझे यहाँ आ जाने के लिए प्रेरित किया उसका पुराना मामले से कोई लेना देना नहीं है। चीफ जस्टिस ने दोहराया, कार्यवाही को कुछ अंतिम रूप दिया जाना चाहिए। सॉलिसिटर जनरल और रोहतगी ने कहा कि न्यायालय को समझाने में सक्षम होंगे और उन्होंने अगले सप्ताह तक के लिए स्थगन का अनुरोध किया। सुनवाई की शुरुआत में ही सॉलिसिटर जनरल ने स्थगन की मांग की थी कि सरकार और कंपनी समाधान खोजने की कोशिश कर रहे हैं। सॉलिसिटर जनरल ने कहा, भारत सरकार ने भी 50% इक्विटी निवेश किया, इसलिए हम भी हितधारक हैं।
माननीय जज की स्वीकृति के अधीन कोई समाधान निकालना पड़ सकता है। रोहतगी ने न्यायालय को इस मुद्दे की पृष्ठभूमि संक्षेप में समझाई। मोबाइल कंपनी को सरकार का लाइसेंस शुल्क देना होता है। इसकी गणना सकल राजस्व के आधार पर की जाती है। एक मुद्दा यह उठा कि अगर वोडाफोन के पास एक होटल है तो क्या आप होटल के राजस्व को दूरसंचार के राजस्व में जोड़ सकते हैं? इसका उत्तर स्पष्ट रूप से नहीं मिला। सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई ने ऑस्ट्रेलिया हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस स्टीफन गैगलर का स्वागत किया। उन्होंने विशेष आमंत्रित के रूप में कोर्ट की कार्यवाही देखी। सुबह के सत्र में जस्टिस गैगलर ने चीफ जस्टिस बी.आर. गवई, जस्टिस विनोद चंद्रन और जस्टिस एन.वी. अंजारिया की पीठ में एक पर्यवेक्षक जज के रूप में हिस्सा लिया। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जस्टिस गैगलर का स्वागत करते हुए कहा कि भारत जैसे खूबसूरत देश को देखने के लिए उनकी यात्रा बहुत छोटी है। सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी ने भी बताया कि 2015 में जब वह अटॉर्नी जनरल थे तब उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई हाई कोर्ट का दौरा किया था। चीफ जस्टिस ने इस बात की पुष्टि करते हुए कहा कि उस दौरे में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता भी मौजूद थे। उस समय जस्टिस गैगलर ऑस्ट्रेलिया के सॉलिसिटर जनरल के रूप में कार्यरत थे। चीफ जस्टिस ने यह भी बताया कि अपनी छोटी यात्रा के बावजूद जस्टिस गैगलर ने प्रसिद्ध दिल्ली चाट सहित दिल्ली के व्यंजनों का आनंद लिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बैंक की एक मुश्त निपटान या ओटीएस स्कीम का लाभ उठाना उधारकर्ता का अधिकार नहीं है, खासकर तब जब अनिवार्य पूर्व शर्तों जैसे कि आवश्यक अग्रिम भुगतान का पालन न किया गया हो। अगर कोई उधारकर्ता ओटीएस लाभ के लिए पात्र भी है तो भी जब तक ओटीएस स्कीम में निर्धारित शर्तें पूरी नहीं की जाती तब तक लाभ प्राप्त करने का कोई निहित अधिकार नहीं है। अदालत ने कहा, पात्रता की सीमा पार करने पर चूककर्ता उधारकर्ता को अपने आवेदन पर विचार का दावा करने का अधिकार नहीं होगा जब तक कि आवेदन स्वयं अन्य निर्धारित शर्तों को पूरा नहीं करता। क्योंकि प्रतिवादी उधारकर्ता ने भारतीय स्टेट बैंक की स्कीम का लाभ उठाने की शर्त के रूप में 5% अग्रिम भुगतान नहीं किया, इसलिए जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस ए.जी. मसीह की खंडपीठ ने आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के उस फैसले को रद्द कर दिया जिसमें अपीलकर्ता एसबीआई को प्रतिवादियों की पिछली चूकों और ओटीएस का दावा करने के लिए अग्रिम भुगतान करने में विफलता पर विचार किए बिना ओटीएस प्रस्ताव पर पुनर्विचार करने का निर्देश दिया गया था। अदालत ने बिजनौर अर्बन कोऑप बैंक लिमिटेड बनाम मीनर अग्रवाल मामले में दिए गए निर्णय का हवाला देते हुए कहा कि ओटीएस का लाभ पूर्ण अधिकार के रूप में नहीं लिया जा सकता। अपीलकर्ता एसबीआई ने सारफेजी एक्ट के तहत वसूली के उपाय शुरू किए और गिरवी रखी गई संपत्तियों की नीलामी का प्रयास किया। इसी समय उधारकर्ता ने एसबीआई की 2020 की ओटीएस योजना के तहत आवेदन दिया था। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट की सिंगल बेंच और खंडपीठ ने इस अस्वीकृति को खारिज कर दिया और एसबीआई को प्रस्ताव पर पुनर्विचार करने का निर्देश दिया। एसबीआई ने इन आदेशों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। पतंजलि आयुर्वेद ने दिल्ली हाई कोर्ट में एकल जज के उस आदेश को चुनौती दी जिसमें उसे डाबर के च्यवनप्राश उत्पाद का कथित रूप से अपमान करने वाले विज्ञापन चलाने में रोक दिया गया था। मामले की सुनवाई जस्टिस सी हरिशंकर और जस्टिस ओम प्रकाश शुक्ला की खंडपीठ ने की। शुरुआत में कोर्ट ने पतंजलि का प्रतिनिधित्व कर रहे सीनियर एडवोकेट जयंत मेहता से मौखिक रूप से कहा कि सिंगल जज का आदेश विवेकाधीन प्रकृति का है, उसके खिलाफ अपील में बैठने का कोई कारण नहीं है। कोर्ट ने टिप्पणी की, आपने च्यवनप्राश बनाने वाले सभी लोगों को यह कहकर बदनाम किया कि उन्हें इसे बनाना नहीं आता। यह एक सामान्य अपमान का मामला है। अंतरिम आदेश पूरी तरह से विवेकाधीन है। हमें अपील में हस्तक्षेप क्यों करना चाहिए? सिद्धांतों को सही ढंग से लागू किया गया है। कोर्ट ने मेहता से यह भी कहा कि यदि कोर्ट को अपील बेकार लगती है तो पतंजलि आयुर्वेद पर जुर्माना लगाया जाएगा। जस्टिस
शंकर ने कहा, अपूर्णीय क्षति कहाँ है? कुछ भी नहीं। हमने अपना मन बना लिया है। अगर हमें लगता कि यह एक अर्थहीन मुकदमा है तो हम जुर्माना लगाएंगे। हम अब हर आलतू फालतू अपील की अनुमति नहीं देंगे। इस पर मेहता ने इस मुद्दे पर प्रतिपक्ष के साथ बैठकर कोर्ट में वापस आने के लिए कुछ समय मांगा। कोर्ट ने मामले की सुनवाई 23 सितंबर के लिए सूचीबद्ध की। और फिलहाल कोर्ट्स राउंड अप में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.